हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज देखिए, वास्तविक संख्या का मैं तीसरा वीडियो आप लोगों के पास लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आगामी बोर्ड परीक्षा की, क्योंकि परीक्षा फरवरी में होना है और मौसम भी ठंड है और इस ठंड में ही पढ़ने का मज़ा है, क्योंकि बाहर निकलने से तो ठंड ज़्यादा लगेगी। इसलिए घर में बैठ कर के अपने टाइम को बर्बाद नहीं करें, बल्कि बैठ कर के पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप के लिए जो बच्चे होते हैं वो आशा की किरणें होते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो कर के कुछ करेगा तो माँ बाप को ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में अच्छा करें कि माँ बाप को भी खुशी मिलेगा और आपको भी खुशी मिलेगा। इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है। जब तक जिस चीज़ में तकलीफ नहीं होती है, जिस चीज़ में दर्द नहीं होता है, तब तक उस चीज़ को पाने का या उस चीज़ को हासिल करने का मज़ा ही नहीं होता। जिसमें कष्ट ज़्यादा होगा उसका फल भी जो होगा बहुत अच्छा होगा। इसलिए अगर ठंड का मौसम है, अगर तकलीफ हो रहा है पढ़ने में, तो बहुत अच्छी बात है। आप इस तकलीफ को बर्दाश्त करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आज मैं आपको वास्तविक संख्या का एक सीरीज, ये तीसरा सीरीज है, और उसमें आज हम कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं उसका डिस्कस करूंगा। तो आइए आप लोग देखिए कि ये कौन से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन जनरली जो होगा वो आपको पॉइंट में दिया रहेगा संख्या, और उसको बोला जाएगा कि इसका पी बटे क्यू रूप क्या होगा। तो आइए समझते हैं। जैसे यहाँ से ये संख्या, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको मौसो बताया था। दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम पे क्वेश्चन करवाया था। उसी पर बेस्ड छोटा सा एक मौसो जो तरीका है, जो एचसीएफ निकालने का, जो हम लोग बचपन में सीखे थे, जो क्या कहते हैं गुणनखंड विधि से, उस गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हम एचसीएफ सीखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है, नॉर्मल ही हार्ड बन जाता है और हार्ड नॉर्मल हो जाता है। इसलिए इसको समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्या। दो लगातार संख्या के बारे में हम आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताए कि विषम संख्या, सम संख्या, ये सब बताए। तो इसमें आपको दो लगातार विषम संख्या लेना है। तो लगातार दो विषम संख्या, जैसे कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, बात एक ही पड़ेगा। जैसे हम पहला लिए विषम संख्या एक, तो एक के बाद दूसरा विषम संख्या तीन आता है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हम एक विषम संख्या ले लिए 21, तो 21 के बाद अगला विषम संख्या 23। अगर मान लीजिए कि अगर हम 101 ले लिए, तो इसका अगला विषम संख्या हो जाएगा 103। 101 के बाद 103, ये आपकी विषम संख्या है। तो किसी भी दो लगातार विषम संख्या का मौसो निकालना है। तो मौसो क्या होता है? जो वैसी संख्या जो दोनों संख्या को, वैसी बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह संख्या ही उसका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। जैसे एक और तीन को अगर हम देखें, गुणनखंड करें, एक को अगर हम तोड़ेंगे तो एक गुने एक लिखेंगे, और तीन को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो एक गुने तीन। तो देखिए, ये गुणनखंड मेथड है, बहुत इजी मेथड है। तो इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो होती है दो संख्या का जो दोनों में कॉमन आता है, अर्थात सार्व सार्व गुणन जो होता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो इन दोनों का जब हम गुणनखंड किए तो एक एक दोनों में कॉमन हो रहा है, अर्थात एक और तीन का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा कितना? एक। उसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें, 21 और 23 की बात करें, तो 21 को अगर हम तोड़ते हैं तो हम लिखेंगे 3 गुने 7 और गुने में 1। ठीक। और 23 को अगर हम लिखेंगे तो 23 को लिखेंगे 23 गुने 1, क्योंकि ये किसी पहाड़ा में आता नहीं। तो आप देखिए 21 और 23 का जब हम गुणनखंड किए तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में कॉमन मिल रहा है एक एक। तो यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? एक। और फिर देखिए 101 और 103 में, 101 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 101 गुने 1,
103 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 103 गुने 1। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि दो लगातार विषम संख्या कहीं से भी आप ले लीजिए, कहीं से भी। तो जैसे ये दोनों में एक एक कॉमन मिल रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दो लगातार विषम संख्या कहीं से भी लिया जाए, तो कहीं से भी दो लगातार विषम संख्या लेंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये बात जनरली आप याद भी रख सकते हैं और प्रैक्टिकली भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लगातार विषम संख्या लिया गया, जैसे एक के बाद अगला विषम संख्या 3, 20 से अगर हम लिए तो 21, 21 के बाद 23 आता है, 101 लिए तो 101 के बाद 103 आता है। सभी में आप देखिए सभी का एचसीएफ कितना आया, 1 आया। तो यानी कि कंक्लूजन इस बात का निकला कि किसी भी दो लगातार विषम संख्या का जो मौसो अर्थात एचसीएफ जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अर्थात दो लगातार विषम संख्या का मौसो कितना होगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आप समझते हैं। अब आप बात कर रहा है दो लगातार सम संख्या का मौसो, दो लगातार सम संख्या का मौसो। अब लगातार दो सम संख्या लेना है। सम संख्या के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो दो लगातार सम संख्या लेना है। अगर शुरुआत से स्टार्ट करें तो पहला सम संख्या हो गया 2 और दूसरा सम संख्या कितना हो गया, 4। तो ये लगातार दो सम संख्या है। अगर हम बीच से भी बात करें, अगर हम मान लीजिए कि हम लेते हैं 54, तो 54 के बाद क्या आएगा, 56। ठीक है, और आगे संख्या की अगर हम बात करें तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि 108 ले लिए, तो 108 के बाद कितना आएगा, 110। यानी कि सम और विषम में दोनों में डिफरेंस दो का डिफरेंस होता है। यहाँ भी देखिए 21 और 23 में 2 का डिफरेंस, 101 103 में 2 का डिफरेंस, 2 और 4 में 2 का डिफरेंस, 54 और 56 में 2 का डिफरेंस। अब हम कहीं से भी ले लिए दो सम संख्या, लगातार बोला है यहाँ पे, दो लगातार सम संख्या लगातार लेना है। ठीक है, तो 2 के बाद आता है 4 तो लगातार हो गया, 54 के बाद 56 आता है लगातार हो गया, 108 के बाद 110 आता है, ये लगातार सम संख्या हो गया। आइए आप समझते हैं इसी मेथड से एचसीएफ। जैसे अगर हम 2 को लिखेंगे तो 2 को लिखेंगे 2 गुने 1, 4 को हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 1। तो आप देखिए हम क्या बताए, एचसीएफ क्या होता है, दो संख्या का गुणनखंड करने पर जो दोनों में मैक्सिमम नंबर जो कॉमन आता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो इन दोनों संख्या का जो गुणनखंड किए तो मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है दोनों में। तो 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो गया, 2 और 4 का एचसीएफ हो गया 2। ठीक है, उसी प्रकार से हम 54 को समझते हैं, 54 को और 56 को। तो 54 को हम लिखेंगे, देखिए 54 होता है 9 छके 54, 9 को लिखेंगे 3 गुने 3, 6 को लिखेंगे 3 गुने 2। तो यानी कि टोटल अगर 54 को हम तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। 56 को अगर हम लिखेंगे तो 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी 56 2 हो गया, 28 14 दूनी 28 होता है तो यानी 2 हो गया, फिर 14 2 गुने 7 होता है, 2 गुने 7। तो क्या बोले, जो मैक्सिमम नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है। तो बताइए इसमें 3 3 है, इसमें एक भी 3 नहीं है, लेकिन 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, यानी कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यही इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 108 और 110 की अगर हम बात करें तो 108 का मतलब 54 दुनिया 8, 108 तो 2 गुने 54, 54 का मतलब 2 गुने 27, 27 का मतलब 3 गुने 3 गुने 3। उसी प्रकार से 110 की अगर हम बात करें तो 110 का मतलब 55 गुना 110, तो यानी कि 2 आया। अब 55 का मतलब होता है 5 गुने 11, 11 पचे 55, तो 5 गुने 11। अब बताइए इस दोनों में भी क्या कॉमन आ रहा है, केवल एगो 2 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों संख्या का भी एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्या का भी एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब कहने का ये हुआ, इस बात का कंक्लूजन ये निकला कि दो लगातार सम संख्या का जो मौसो होगा वो हमेशा 2 होगा। लगातार ध्यान दीजिएगा बात को, वर्ड का पकड़ आपके पास होना चाहिए, क्या रहा है क्वेश्चन। कभी कभी हम लोग रैंडमली जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चन के भाषा को नहीं पढ़ते हैं और निकालना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे फंस जाते हैं और ऐसे फंसते फंसते लगातार और भी अदर क्वेश्चन में भी फंसने लगते हैं, जिससे मन में इरिटेशन पैदा होता है, जिससे कि आगे और भी जो क्वेश्चन को डील करना है वो मन में इरिटेशन बैठ जाता है, तो जिससे डील नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पे कंक्लूजन ये आया कि दो लगातार सम संख्या का मौसम हमेशा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और इससे पहले वाला क्या था, दो लगातार विषम संख्या का मौसम क्या होगा, वो 1 होगा। विषम संख्या का 1 और सम संख्या का 2। तो यानी कि दो लगातार सम संख्या का मौसम कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब हम बात करते हैं, अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन हम डाल दिए। नॉर्मल इसलिए डाल दिए कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे, जैसे ये दोनों था भाषा पे क्वेश्चन, यहाँ पर उसी भाषा को मिला करके डाटा बना दिया गया कि डाटा कोई भी हो सकता है संख्या के रूप में। तो ये दोनों संख्या दिया और इसका मौसम पूछा। जिस प्रकार से हम यहाँ पर दो संख्या लिए, उसी प्रकार से ये दो संख्या आपको दे दिया, फिक्स संख्या, और इन दोनों संख्या का आपको क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो मौसम हम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड सिंपली 18। तो देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, बचपन में आप लोग किए होंगे बिल्कुल। तो देखिए 18 को हम लिखेंगे 2 नमा 18 और फिर 9 को लिखेंगे 3 तिया 9। यानी कि जब हम 18 को तोड़ते हैं गुणनखंड के रूप में तो लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 3। तो 18 का गुणनखंड ये हुआ। फिर 27 का हम गुणनखंड करते हैं। 27 का, 27 3 के पारा में आता है, 3 नमा 27 और 3 तिया 9। तो 27 को अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3। एचसीएफ का मतलब, मौसम का मतलब, जो दो संख्या का मौसम निकालना है उसके गुणनखंड में जो कॉमन आ रहा है उस कॉमन को निकाल के उस संख्या को गुना कर लेंगे। गुना करने पर जो संख्या आएगा वही उसका मौसम होगा। तो 18 और 27 का मौसम निकालना है। बताइए, इसमें 2 इसमें 2 नहीं है, इसमें एक 3 इसमें भी एक 3, फिर दूसरा 3 इसमें भी है, दूसरा 3 इसमें भी है, बाकी कुछ संख्या कॉमन नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, 18 और 27 का। तो 3 गुने 3, 2 बार 3 आया कॉमन तो गुना करेंगे। तीसरा भी आता तो गुना करते, चौथा भी आता तो गुना करते। तो 3 ते कितना आ गया, 9 आ गया। तो यानी कि 18 और 27 का मौसम कितना आ गया, 9। तो ये क्वेश्चन आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही नहीं आ सकता बल्कि सब्जेक्टिव में भी नॉर्मली पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इस हिसाब से भी तैयार रहना होगा। केवल ऑब्जेक्ट, यहाँ हम ऑब्जेक्टिव बताएं, जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही पूछे। एक टाइप जो पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया कि दो संख्या दिया रहेगा और उसका एचसीएफ या एलसीएम दिया रहता है, तो उसमें से या तो एचसीएफ पूछा जाता है या तो एलसीएम। एचसीएफ दिया तो एलसीएम पूछता है और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ पूछता है, और दो संख्या दिया रहता है। तो वो नॉर्मली एक अलग टाइप हुआ, और ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हुआ जो आसानी मेथड से पूछा जाता है। तो ये अलग टाइप से बनता है, ये गुणनखंड करके बनता है। ठीक है, आप अच्छे से माइंड में क्लियर हो लीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, सारा डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अब जो आते हैं मेन टॉपिक, जो पी वाई क्यू के रूप में बदलने वाली संख्या के रूप में, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चूंकि ये छोटा बात है, छोटी छोटी बातें हैं जो जल्दी दिमाग से निकलती है, इसलिए आप इसको बार बार अच्छे से देखिएगा ध्यान से, और एक बार अच्छे से देख लीजिए। जैसे ये जो तुम्हारा ये संख्या पर जो ये लाइन खींचा गया है, सीधा लाइन, इसको हम रेकरिंग कहते हैं, या इस संख्या पर जो ऊपर से सीधा लाइन खींचा रहता है उसको बार या रेकरिंग भी कहा जाता है। बार या रेकरिंग भी कहा जाता है। तो ऐसे रेकरिंग वाले संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, आइए समझते हैं। तो जो रेकरिंग वाली संख्या है उस संख्या को लिखते हैं रेकरिंग वाला, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको हम रेकरिंग वाले संख्या से माइनस कर देते हैं। तो रेकरिंग किस पे नहीं है, 0 पर नहीं है, तो हम 0 को क्या कर दिए, यहाँ पे घटा दिए, बटा में। अब आइए, कितनी संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर रेकरिंग। जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना बटा में 9 लेना है। तो 2 संख्या पर रेकरिंग है तो बटा में 2 को 9 लेंगे, अर्थात 99 लेंगे। ठीक है, समझ रहे बात को, क्या बोले। जैसे ये नॉर्मली पॉइंट में यहाँ पे संख्या रेकरिंग वाली जो रहती है, रेकरिंग वाली संख्या को पहले लिखा जाता है और जिस पे रेकरिंग है उसको घटाया जाता है। अब बटा में जो लिया जाता है, जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना 9 लेते हैं। तो यहाँ 2 संख्या 5 पर और 7 पर दोनों को मिला करके रेकरिंग है, इसलिए बटा में यहाँ पे क्या लिए, 99 लिए। अब आइए, तो ये 57 हो गया, 57 बचेगा बटे में 99। तो देखिए ऑप्शन में क्या 57 बटे 99 है, कहीं पर भी 57 बटे 99 नहीं है।
अर्थात वैसे भी ये देखिए क्या पूछा है, सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है लघु रूप, छोटा रूप, यानी कि अंश और हर को काट करके जो सबसे अंततः जो संख्या बच जाती है, यानी कि अब भाग नहीं लगती है, तो वो रूप क्या कहलाता है, सरलतम रूप कहलाता है। तो देखिए 3 से दोनों कट रहा है, 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 3 9, 3 3 9 यानी कि 33 बार में, और 3 से इसको काटेंगे 57 को तो 3 इकाई 3 बच गया 2, 2 पर 7 27, 3 नमा 27, यानी कि कट करके ये संख्या कितना बच गया 19/33। अब देखिए 19/33 ऑप्शन में है, तो है बिल्कुल ये सरलतम रूप में है, तो ये रहा आपका आंसर 19/33। समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे फिर से समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 नंबर 0.723 पर रैकरिंग, 0.723 पर रैकरिंग का p/q रूप क्या है, या तो सरलतम रूप क्या है या तो p/q रूप क्या है। तो देखिए 0.723 पर रैकरिंग क्या बोले हम, जिस संख्या पर रैकरिंग है पहले उसको लिख लीजिए। रैकरिंग किस पे है 723 पे, 723 लिख लिए। रैकरिंग किस पे नहीं है, जीरो पे नहीं है, जीरो घटा दिए, बटा में कितना संख्या पर रैकरिंग है, 3 संख्या पर रैकरिंग है, तो बटा में क्या लेंगे 3 9 लेंगे, तो कितना हो गया 999। 723 में जीरो घटाएंगे 723, और बटे में क्या हो जाएगा 999। तो देखिए क्या ऐसा ऑप्शन में है 723/999, तो आपके ऑप्शन बी में है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है, गुड। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या था, दोनों संख्या, यहाँ पे तीनों संख्या पर रैकरिंग था पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या पर रैकरिंग है, तो अब इसको कैसे डील करेंगे, आइए इसको भी समझते हैं। 6 नंबर देखिए क्या बोले हम कि यहाँ तो पॉइंट के बाद दोनों पर रैकरिंग था, यहाँ तीनों पर रैकरिंग था, तो लिख दिए पूरी। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक ही संख्या पर रैकरिंग है, तो पॉइंट के बाद टोटल संख्या को हम लिखेंगे, यानी कि 4 3 दोनों को लिखेंगे, 4 3 दोनों को लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, जिस संख्या पर रैकरिंग नहीं है, रैकरिंग किस पे नहीं है 4 पे, तो यहाँ लिख दिए 4, बटा में कितनी संख्या पर रैकरिंग है, रैकरिंग एक संख्या पर है, तो 1 9 दिए, और 1 9 एक संख्या पर रैकरिंग है, दूसरी संख्या पर रैकरिंग नहीं है, तो जितना यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ पे जितना संख्या आएगा उतना यहाँ पर 9 के बाद जीरो लेंगे, तो एक संख्या है जिस पर रैकरिंग नहीं है, तो यहाँ क्या लेंगे जीरो लेंगे, यानी कि 90 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 43 में 4 गया 39 बटे में 90। अब देखिए ये 39/90 कहीं पर ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये सरलतम रूप, यानी कि कट के आएगा। 3 से काटेंगे 3 इकाई 3, 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 3 9 0, यानी कि आ गया कितना 13/30। तो देखिए 13/30 का ऑप्शन में है, ये रहा आपके ऑप्शन नंबर बी में। ये 1 2 3 ये दोनों सेम टाइप और ये अलग टाइप है, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। पॉइंट के बाद वाली संख्या जब दोनों रैकरिंग में रहे तो क्या करना है कि सिंपली जो संख्या है पॉइंट के बाद उस पूरे संख्या को लिख देना पॉइंट के बाद, चाहे रैकरिंग हो या नहीं हो, रैकरिंग हो या रैकरिंग नहीं हो। तो पूरी संख्या जैसे 57 है, 57 लिख दिए, और यहाँ जीरो पर रैकरिंग नहीं तो जीरो माइनस कर दो, बटा में क्या लेना है, जितनी संख्या पर रैकरिंग है उतना 9 लेना है। तो यहाँ फिलहाल दोनों संख्या पर रैकरिंग है तो डबल 9 ले लिए, 57 में जीरो घटा के 57/99 इसको काट ले तो 19/33, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। अब देखिए ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को, इन दोनों का डिफरेंस समझिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद दो संख्या, दो अंक है, और इन दोनों अंकों में से एक अंक पर रैकरिंग है और एक अंक पर रैकरिंग नहीं है। तो हम क्या बोले, दोनों कंडीशन के लिए, यानी कि रैकरिंग वाला और बिना रैकरिंग वाला, दोनों कंडीशन के लिए पॉइंट के बाद जितनी संख्या है संख्या को लिख लेंगे। जैसे पॉइंट के बाद 4 3 है, 4 3 को लिख लिए, माइनस में जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको घटा देना, रैकरिंग 4 पे नहीं है तो -4 कर दिए, बटा में रैकरिंग एक संख्या पर है तो 1 9 ले लिए, और एक संख्या पर रैकरिंग नहीं है तो उसके बदले में यहाँ पर क्या लेंगे जीरो लेंगे। तो 43 - 4 बटे में क्या हो गया 90, 43 में 4 गया 39/90, दोनों को 3 से काट लिए, 3 से 13 बार में, 3 से 90 30 बार में, तो कितना आ गया 13/30,
यानी कि इसका ऑप्शन रहा बी। क्लियर? इसी प्रकार का दिक्कत, ठीक है। आगे ये आपका एक यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपका दो टाइप क्वेश्चन हुआ। एक सिंपली मौसम भाषा वाला, और उसी पर भाषा को लेकर के हम एक अंक दे दिए दोनों का, और उस अंक का मौसम पूछ लिया गया, ठीक है। और दूसरा टाइप जो है आपको पी बटे क्यू के रूप में, ये आपको ऐसे सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हम लोग। जो परिमेय संख्या होती है, वो परिमेय संख्या शांत और अशांत होती है। हाँ, कैसे शांत और अशांत? जैसे समझिए बात को, कि जैसे ये 0.43 लिखा गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 0.43 पर रैंकिंग कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिए तो ये 3 बार बार आया है, यानी कि आगे भागफल जो है ये 3 आता रहा है। तो इस 3 लगातार आने वाली 3 संख्या को हम रोकने के लिए हम उसको क्या करते हैं, इन सभी 3 को हटाने के लिए हम इस पर 3 पर रैंकिंग दे देते हैं। इसका मतलब 3 पे रैंकिंग है, इसका मतलब कि आगे और भी 3 आता रहा है, इसलिए ये 3 पर रैंकिंग है। तो यानी कि ये 3 आता है, आगे आता ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, और पूरा पूरा भाग नहीं लगा इसलिए रैंकिंग आया, और पूरा पूरा भाग नहीं लगा, इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति का है। ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति का, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। जिस संख्या का पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वो कहलाता है शांत आवृत्ति का। तो हम भाग मेथड से चेक नहीं करेंगे कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। उसके लिए एक नियम है, छोटा सा नियम आपको समझना है। क्या नियम है, आइए समझते हैं। चूंकि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या p बाय क्यू के रूप में होती है, यानी कि p बटे क्यू। नॉर्मली हम इसको कह सकते हैं कि ऊपर वाली जो p है वो अंश है, और नीचे वाली संख्या हर है, यानी कि उसको हम q से डिनोट किए हैं और अंश को p से डिनोट किए हैं। तो परिमेय संख्या शांत और अशांत चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है नीचे हर वाला, उसका गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड करने पर अगर q का मान, यानी कि q बराबर, अगर ये 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया, यानी कहने का मतलब अगर गुणनखंड करने पर नीचे वाली संख्या यानी कि हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहा, केवल 2 और 5 के अलावा अन्य दूसरी संख्या नहीं रही, तो वो परिमेय संख्या शांत होगी। अगर q का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या भी आ जाती है, तो वह परिमेय संख्या अशांत हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसका q का रूप क्या होना चाहिए शांत होने के लिए? 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का हो जाएगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर n और m का जो मान होगा वो तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, इस प्रकार से ये संख्या बढ़ती रहेगी, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ पर q, यहाँ पे देखिए अगर 3 से, अगर ये 27 3 से ही कटेगा, लेकिन ऊपर वाली संख्या 3 से नहीं कटती है। अगर कटता है तो काट भी देंगे, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नीचे संख्या क्या है? 27 है। 27 को हम लिखेंगे क्या चीज? 27 को हम लिखेंगे 3 का पावर 3। अब बताइए परिमेय संख्या शांत होने के लिए क्या होना चाहिए? रूप 2 और 5 गुना में रहना चाहिए, बाकी कोई संख्या नहीं रहना चाहिए। जबकि इसका गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ से ये क्या हो गया? ये अशांत संख्या हो गया। यहाँ क्या पूछा गया? निम्न परिमेय संख्या में कौन सी संख्या शांत आवृत्ति का है? तो ये कौन सा शांत आवृत्ति का, वो हमको बताना है। हम जनरली आपको बता रहे हैं कि कैसे आप डिसाइड कीजिएगा कि संख्या शांत है या अशांत है। तो नॉर्मली आपको बात इतना ही याद रखना है कि अगर जो संख्या परिमेय दी गई है उसका नीचे वाला यानी कि हर वाला, उसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 आता है, तो वो संख्या शांत होगा। 2 और 5 के अलावा और दूसरी संख्या यहाँ पर आ जाती है, तो वो संख्या अशांत हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 आया, तो यानी कि ये अशांत हो गया। 108 बटे 75, 108 बटे 75, तो 108 75 3 से कट सकता है,
तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 25 तिया 75, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 छके 18, अब नहीं कटेगा। यानी कि अब ये संख्या छोटा होकर कितना बन गया, 36/25। तो आप देखिए इसका नीचे की संख्या क्या है, 25। 25 में क्या आता है, 25 में आता है 5 गुने 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2। अब देखिए केवल इसमें 5 आया, ठीक है, और दूसरी संख्या नहीं आई है। तो आप समझिए, तो संख्या बोला गया कि शांत तभी होगी जब वो संख्या 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। जहां ये 5 का पावर 2, 2 क्या है, m हो गया, तो 2 नहीं है इसमें, तो हम यहाँ पे क्या 2 का पावर 0 ले सकते हैं। किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 5 का इसको हम कहेंगे 25 आएगा, गुने 2 का पावर 0 का मतलब 1, 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 ही रहेगा। यानी कि ये संख्या q का मान जो है 2 का पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का आ गया। इसका मतलब है कि ये संख्या जो 108/75 दी गई है, ये संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, इसको भी अगर हम देख लें तो अगर हम 2 से काटे तो 2 यहाँ गया 27, और 2 से काटे तो 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा। नीचे संख्या क्या आ गया, 27। देखिए यहाँ भी 27 था, यहाँ भी नीचे 27, 27 का मतलब 3 का पावर 3, यानी कि ये परिमेय संख्या क्या हो गया, अशांत हो गया, ये नहीं होगा। फिर चौथी संख्या देखिए, यहाँ पर इसके बटा में 13 है, इसमें भी 2 और 5 नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या कैसी है, अशांत है। यानी कि शांत कौन सी संख्या होगी, ये 108/75। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करके बहुत दूर तक जाएंगे। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।